हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मस्ती में। तो फ्रेंड्स, हमने जो है कि हाइड्रोलिक मशीन की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी जो कि 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा 5वां वीडियो है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम जो है कि 2011 के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को जो है कि यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में फिर से जो है कि रिपीट हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर देना है। 5-5 नंबर के आपके जो है कि दो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट में दिया है कि संपूर्ण दाब का जो है कि संक्षिप्त में वर्णन करना है। उसके बाद है दाब केंद्र, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संपूर्ण दाब क्या होता है। तो किसी भी, मान लीजिए कोई भी आपका ये वाटर का सरफेस है, सतह है, ठीक है। इसमें जो प्लेट होती है, समतल सतह होती है, उसके डूबने की 3 कंडीशंस होती है। ये हो सकता है ये जो है परपेंडिकुलर, यानी इस सतह जो है, इस सतह की ये जो है कि लंबवत इसमें डूबी हो सकती है, या फिर इंक्लाइंड रूप से जो कि डूबी हो सकती है द्रव के अंदर, या फिर जो है कि इसके ये पैरेलल समानांतर जो है कि इस सतह के डूबी हो सकती है। तो तीनों कंडीशंस में जो आपका संपूर्ण दाब का सूत्र आता है, सेम आता है। तो यहाँ पे हम संपूर्ण दाब को देखने वाले हैं कि किस तरीके से संपूर्ण दाब कितना जो है कि इस प्लेट पर काम करता है समतल सतह पर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये आपका वाटर का सरफेस है, इसके अंदर जो है कि यहाँ पे कोई प्लेट इस तरीके से लंबवत जो है कि द्रव के अंदर डूबी हुई है, ठीक है। तो ये आपका जो लिक्विड है जिसमें ये डूबी हुई है, जो तरल है, तो उसका घनत्व मान लीजिए रो है और गुरुत्वीय त्वरण जी है। तो ये हो जाएगा रो जी, जो कि किसी स्पेशल लिक्विड के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। इसको हम स्मॉल, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इसको जो है कि स्मॉल डब्लू से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम जो है कि, तो किस तरीके से यहाँ पे जो है कि अगर ये जो आपका प्लेट है, इस प्लेट को अगर हम इधर इधर करके दिखाएं आपको, तो ये प्लेट मान लीजिए इस तरीके से कुछ जो है कि रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। इसका एरिया मान लीजिए ए होगा, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, ए होगा। और इसके गुरुत्वीय त्वरण की बात करी जाए तो यहाँ यहाँ पे अगर इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी बात करी जाए तो एक्स बार डिस्टेंस पे ये मान लीजिए ये लाई कर रहा है सरफेस से। तो मैंने जो बताया आपको यहाँ पे कि ये जो वाटर का सरफेस है, सतह है, इसमें जो प्लेट डूबी हुई लंबवत है, इसका एरिया क्या है, ए है। इसका एरिया आपका ए है, ठीक है। एरिया क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो गुरुत्व केंद्र होगा, इसके बीचों बीच सेंटर में होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप है, आयताकार है। तो अगर इसको डिस्टेंस को मान लीजिए सरफेस से, वाटर के सरफेस से एक्स बार डिस्टेंस पे मान लें कि डिस्टेंस पे जो है कि इसका गुरुत्वीय केंद्र स्थित है, तो इस पर जो संपूर्ण दाब होगा, इन सभी का क्या होगा, गुणनफल जो है कि इस प्लेट पे संपूर्ण दाब होगा। हमने सबसे पहले क्या बताया कि जो रोजी था, जो कि द्रव के लिए कांस्टेंट होता है, किसी भी द्रव के लिए रोजी की वैल्यू जो होती है, इसको स्मॉल डब्ल्यू से भी लिखते हैं, तो ये कांस्टेंट होती है। तो रोजी हो गया, ठीक है। उसके बाद ए हो गया एरिया इस प्लेट का। उसके बाद एक्स बार क्या हो जाएगा आपका, जो है कि सरफेस से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आपका संपूर्ण दाब का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किसी भी स्थिति में डूबी जो समतल सतह होती है, उस पर संपूर्ण दाब द्रव के लिए रोजी या डब्लू, रोजी या डब्लू, इन दोनों को सेम सेम कहते हैं, ठीक है। तो सतह के क्षेत्रफल ए तथा द्रव तल से सतह के गुरुत्व केंद्र, मैंने बताया गुरुत्व केंद्र जो है कि गुरुत्व केंद्र की गहराई क्या है, एक्स बार है। तो इन सभी का जो गुणा करने पर प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं टोटल प्रेशर, संपूर्ण दाब, ठीक है। तो आसानी से आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। 2 चीज़ें लिख देंगे, आपको जो है कि 5 नंबर आसानी से यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को देखिए और जो है कि पूरा लास्ट तक बने रहिए यहाँ पे। फिर उसके बाद जो आपका आता है दाब केंद्र, उसके बाद आपका आता है जो है कि दाब केंद्र, सेंटर ऑफ प्रेशर आता है, ठीक है। तो किसी भी सतह पर दाब केंद्र जो होता है, मान लीजिए ये आपका कोई भी सतह है, आयताकार सतह है, तो इस पर दाब केंद्र कोई भी एक ऐसा बिंदु होता है, क्या होता है, पॉइंट होता है दाब केंद्र, जिस पर जो है कि संपूर्ण दाब, जो टोटल अगर प्रेशर बात करिए परिणामी प्रेशर की, तो वहाँ पे वर्क करता है। तो उसको हम कहते हैं, मान लीजिए देखिए आपका एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि आपका जो ये वाटर्स का सरफेस होता है, तो ये सरफेस पे दाब क्या होता है, जीरो होता है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं क्या करता है, दाब बढ़ता जाता है। तो इस दाब को हम डायग्राम के माध्यम से कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर के रूप में दिखा सकते हैं, त्रिभुज के रूप में दिखा सकते हैं। यानी यहाँ पे दाब क्या था, जीरो, यहाँ पे देखिए दाब की वैल्यू कुछ बढ़ गई, यहाँ पे आए तो और दाब की वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे
गहराई पे और बढ़ गई और सबसे जो तली पे है यहाँ पे दाब क्या है मैक्सिमम हो जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम दाब को डायग्राम के माध्यम से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो संपूर्ण दाब होगा, जो ऊपर आपका क्या हो रहा है दाब 0 है, नीचे आपका दाब क्या है मैक्सिमम, तो इसका जो परिणामी दाब होगा जहाँ पे वर्क करेगा, कुछ यहाँ पे वर्क करेगा, ये जो है कि त्रिभुज है, तो इसका जो है कि यहाँ पे वर्क करेगा, तो इसको हम कहते हैं दाब केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे परिणामी जो दाब होता है काम करता है उसको हम कहते हैं दाब केंद्र। तो चलिए डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। किसी भी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु होता है जिससे होकर जो है कि उस सतह पर परिणामी दाब या संपूर्ण दाब लगता है। क्योंकि जो दाब तीव्रता होती है, मैंने बताया ट्रायंगल के माध्यम से कि जो नीचे जाने पे क्या होती है दाब बढ़ती है, वाटर के कारण जो लगने वाला दाब होता है वो बढ़ता जाता है, तो दाब तीव्रता गहराई के साथ बढ़ती जाती है। इसलिए दाब केंद्र की स्थिति गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होती है। ठीक है, इसको एच बार से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला आपका होता है दाब केंद्र का एच बार इज इक्वल टू आई साइन स्क्वायर थीटा अपान ए एक्स बार प्लस एक्स बार होता है। ठीक है, तो इसका यह फार्मूला होता है सेंटर ऑफ प्रेशर का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है और फिर से जो है कि इसके आने के चांसेस बनेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे रेनाल्ड नंबर। क्या आ जाता है रेनाल्ड नंबर। तो रेनाल्ड नंबर को हम जो है कि पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी हम दिखा देते हैं और इसका महत्व क्या है ये भी पूछा है। तो रेनाल्ड नंबर जो आपका होता है एक संख्या होती है, क्या होती है एक नंबर होता है जो हमें प्रवाह के बारे में जो है कि बताता है। ठीक है, प्रवाह के बारे में बताता है कि प्रवाह किस तरह का है, टर्बुलेंट है यानी जो है कि आपका प्रवाह किस प्रकार का है उसको बताता है, विक्षुब्ध प्रवाह है या फिर अस्तरीय प्रवाह है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर डिफिनीसन को देखें तो जो आपका होता है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका रेनाल्ड नंबर होता है इसको आर्यन से रिप्रेजेंट करते हैं और जड़त्व बल बटा श्यानता बल, ठीक है, जड़त्व बल बटा श्यान बल के अनुपात को जो है कि हम रेनाल्ड नंबर कहते हैं। ये एक संख्या होती है। जड़त्व बल की बात करी जाए तो आपका ये आर्यन बराबर होता है रो वी डी अपान म्यू। म्यू को हम जो है कि हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल वी डी अपान वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर आपका वी डी है स्मॉल वी रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो रो है वो तरल का जो है कि घनत्व होता है, डी पाइप का व्यास होता है और वी जो होता है तरल का वेग होता है। म्यू की बात करें तो तरल की श्यानता होती है। ठीक है, और जो आपकी कैपिटल भी है यह निरपेक्ष गतिक श्यानता होती है। ठीक है, ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, ये वाला डायनेमिक होती है, सॉरी डायनेमिक। म्यू क्या होती है डायनेमिक होती है विस्कोसिटी। ठीक है, अगर जो है आपकी रेनाल्ड नंबर की जो वैल्यू होती है 2000 से कम होती है तो प्रवाह आपका क्या होता है अस्तरीय होता है। ठीक है, यदि 4000 से जो है कि अधिक होती है तो प्रवाह आपका क्या होता है विक्षुब्ध होता है, टर्बुलेंट होता है। अगर 2000 से 4000 के बीच में है तो प्रवाह आपका अनिश्चित प्रकार का होता है, यानी कभी जो है कि अस्तरीय बंद होता है कभी विक्षुब्ध होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो है कि फिर से ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है कि समान तथा असमान प्रवाह की तुलना कीजिए, अस्तरीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है कि हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर जो है कि आप 2 से 3 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका आने वाला है एग्जाम के अंदर। ओहो, ये क्वेश्चन आपका जो है कि यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया है कि वियर से आप क्या समझते हैं और चित्र सहित एक नाच तथा वियर की तुलना कीजिए। ओहो, ये क्वेश्चंस को तो हमने पिछले ही वीडियो में किया था, उसमें हमने जो है कि नाच, बियर और बैराज की तुलना की थी। ठीक है, तो ये आपका अगर आपको ये समझना है इस वीडियो को, ये क्वेश्चंस को, तो आप जो है कि पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं, तो उसमें जो है कि आसानी से इसको फिगर के माध्यम से बहुत ही आसानी कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ये सिंपली आपका पिछली वीडियो में सॉल्व हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ब नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो ब नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो है कि पाइप में तरल के कारण जो है कि तरल प्रवाह के कारण घर्षण शीर्ष हानि का सूत्र लिखना है। ओहो, ये भी क्वेश्चन जो है कि हमारा पिछली वीडियो में हो चुका है। ठीक है, तो हमने जो है कि उसमें जितनी भी शीर्ष हानियाँ थी
अनेकों कारणों से, उस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल से। अगर आप जो है कि इस क्वेश्चन को, यहाँ पे तो सिर्फ एक पार्ट दिया गया है इस क्वेश्चन का, जो है कि सिर्फ एक पार्ट दिया गया है, उसमें हमने जो है कि पूरी तरह से जितनी भी शीर्ष हानियाँ होती हैं, जितने भी कारण होते हैं शीर्ष हानियों के, उसको हमने डिस्कस करा है। आप जो है कि उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चंस कह रहा है कि घर्षण के कारण, जैसे आपकी पाइप है तो इसमें जब वाटर फ्लो करेगा तो जो पाइप की सतह है उसके कारण जो है वाटर पे क्या होगा, घर्षण बल लगेगा, तो उसके कारण जो शीर्ष हानि होती है, उसको शीर्ष हानि जो होती है उसको HF से प्रदर्शित करते हैं। शीर्ष हानि जो है इसको क्या करते हैं, HF से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है HF = 4FLV²/2GD। जो F होता है आपका घर्षण गुणांक होता है, L जो होती है पाइप की लंबाई, V जो होता है तरल का वेग, और D उसका पाइप का व्यास होता है, ठीक है। तो सिंपली ये कितना आसान क्वेश्चन है यार, बड़ी कोई ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, तो इसको हम क्यों ना फोड़ दें यहाँ पे। अरे वाह वाह वाह, यहाँ पे तो ये फिर से क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर सब यहाँ पे आपका जो है रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही जो है कि हल्के में इसको नहीं लेना चाहिए, और इसको जो है कि आसानी से सॉल्व कर देना चाहिए इसको, जो है कि ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। यहाँ पे फिर से ये जो फार्मूले पे जो है कि बेस्ड यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है 4FLV²/2GD पे। ओ हो, क्या पूछना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो भाई 4-5 स्टार मिलने चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल हम यहाँ पे इसको 4-5 स्टार देने वाले हैं। तो आप इसको बिल्कुल जो है कि नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को हम। तो 2 मीटर व्यास है और एक पाइप है 20 किलोमीटर लंबा है। इसमें पानी का जो है कि वेग 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से विसर्जित हो रहा है वाटर जो है कि। तो शीर्ष हानि की गणना कीजिए। F की वैल्यू जो घर्षण गुणांक है उसकी वैल्यू दे रखा है आपका 0.0075, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेटा है हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पाइप का व्यास दे रखा है 2 मीटर, और उसके बाद पाइप की लंबाई दे रखी है 20 किलोमीटर जो है कि। अब वेग जो वाटर का है उसमें 3 मीटर प्रति सेकंड है। इसको हम जो है कि चेंज कर लेंगे जो है कि मीटर प्रति सेकंड में है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे जो है कि उसको, यहाँ पे जो पाइप की लंबाई है किलोमीटर में दे रखी है, उसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, ठीक है। तो 20 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। उसके बाद आपको F घर्षण गुणांक की वैल्यू दे ही रखी है यहाँ पर, ठीक है। सिंपली आपको यूज करना है फार्मूला HF = 4FLV²/2GD। ये फार्मूला आपको ये सिंपली यूज करना है, सिर्फ रखना है, उसको सॉल्व कर देना है। तो इसलिए आपका जो है कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रखने पे जो शीर्ष हानि आएगी वो आपकी जो है कि 137.615 मीटर आ जाएगी शीर्ष हानि, ठीक है। तो कितनी बार ये क्वेश्चन यार रिपीट कर रहा है, ये क्वेश्चन को तो एकदम स्टार लगा दो, एकदम इसको स्टार लगा दो, डबल का स्टार। ये क्वेश्चन फिर से जो है कि एग्ज़ाम में आने वाला है। अरे वाह 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 वाह, क्या क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे दे रखा है कि एक 60 अंश का कोण वाली वी नाच के ऊपर जो है कि विसर्जन ज्ञात करना है आपको। एक वी नाच है, यहाँ से वी आकार का नाच है, नाच आपको बताया हमने पिछली वीडियो में, ठीक है, देख लेना चाहिए उसको। तो इसमें क्या करना है, विसर्जन आपको पता करना है। जबकि वी नाच के ऊपर जल शीर्ष दे रखा है आपका H = 0.3 मीटर है। CD की वैल्यू दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। विसर्जन गुणांक है CD 0.62 दे रखा है। ओहो, क्या क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे तो सूत्र भी दे रखा है आपको कि ट्रायंगल के लिए जो होता है, जो ट्रायंगल नाच होता है, ठीक है, त्रिभुजाकार जो नाच होता है उसके लिए विसर्जन आपको यहाँ पे फार्मूला भी दे रखा है। क्या करना है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, इतना आसान क्वेश्चन आएगा यार। ओहो, तो ये आपका 8/15 हो जाएगा CD √2G tan θ/2 H⁵5/2। ये तो फार्मूला दे रखा है, सिर्फ आपको उसमें रखना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे पहले की तरह। थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, H की वैल्यू दे रखी है आपको, ये ऊंचाई दे रखी है 0.3 मीटर, CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.62, विसर्जन का फार्मूला भी दे रखा है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, और क्या, रख देना है सिर्फ। ये रखने पे क्या आएगा बच्चा, 8/15 CD की वैल्यू रख दे यहाँ पे 0.62 √2G हो गया, G की वैल्यू 9.81। ओहो, tan θ/2, थीटा कितना रहे 60 का आधा कर देंगे tan 30 आ जाएगा, और ये 0.3 H⁵5/2।
ओहो, सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, आपका ये आ जाएगा विसर्जन। ठीक है, 8.041685 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये यूनिट ना भूलना बच्चा, यूनिट, डिस्चार्ज का यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। अरे बाबा, यहाँ पे एक आरएफिस देखना है। आरएफिस क्या होता है, क्वेश्चन क्या है आपका कि आरएफिस की चित्र सहित परिभाषा दीजिए और बड़े आकार तथा छोटे आकार के आरएफिसों में अंतर बताइए। ठीक है, तो आरएफिस तो सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि आरएफिस क्या होता है। तो आरएफिस कुछ नहीं होता है, छिद्र होता है। क्या होता है, छिद्र होता है। किसी भी ये टंकी में बना हो सकता है, इधर इधर किधर भी टंकी में बना हो सकता है। ठीक है, टंकी या दीवार की तली में बना हो सकता है, छिद्र होता है। ये आरएफिस क्या होता है, छिद्र होता है, जिसमें क्या होता है, वाटर जो होता है, मान लीजिए इधर आपका टंकी में वाटर भरा है तो इधर प्रेशर है, वाटर का जल का दाब इधर जो है कि ज़्यादा है। बाहर देखा जाए इधर एटमॉस्फेयर में तो इधर आपका जल का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो आरएफिस होता है इसमें वाटर का जो प्रवाह होता है ये उच्च दाब से क्या होता है, इधर निम्न दाब की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है इसमें जल। ठीक है, तो डेफिनेशन से एक बार क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम किसी टंकी की दीवार, ये टंकी है ना, तो दीवार में या तली में नीचे भी बनी हो सकती है ये छिद्र। ठीक है, डरना मत, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो ये छिद्र को क्या कहते हैं, आरएफिस कहते हैं। इसमें से कोई द्रव जो होता है उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रभावित होता है। आरएफिस की अगर साइज की बात करी जाए, आकार की बात करें, तो ये जो आरएफिस यहाँ पे जो आपका आरएफिस है इसके सेंटर से हम यहाँ पे ले लेंगे, लाइन खींच लेंगे और इसके ऊपर जितना आपका वाटर होगा उसको जो है कि कैपिटल एच से डिनोट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो आपका आरएफिस है उसका डाया क्या है, डी है, उसकी चौड़ाई क्या है यहाँ पे, डी है। ठीक है, तो साइज कैसे देखते हैं हम, जो है कि आरएफिस की किस तरह का आरएफिस है। तो जब आपका आरएफिस इसके बेस पर अगर देखा जाए तो जो आपका आरएफिस होता है, अगर एच क्या है, बड़ा है, यानी आरएफिस जहाँ पे है उसके सेंटर से जो वाटर की ऊंचाई है वो, ये आरएफिस जो है इसकी चौड़ाई की 2 गुने से ज़्यादा है तो उसको छोटा आरएफिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आरएफिस छोटा हो जाएगा। समझ में आया, आया नहीं आया। देखो ये आपका आरएफिस है, इसका सेंटर पॉइंट मान लो ये है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से देखते हैं कि वाटर कितना ऊपर है। मान लो इतना ऊपर है, एच मीटर ऊपर है, और ये जो आरएफिस है इसकी चौड़ाई आपकी क्या है, डी। ठीक है, क्या है, डी। तो ये जो आरएफिस की चौड़ाई है डी, इसके 2 गुने से अगर जो है ये ऊंचाई वाटर की ज़्यादा है, ठीक है, तो उस आरएफिस को क्या कहते हैं, छोटा आरएफिस कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटा आरएफिस। डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं एक बार। यदि आरएफिस के ऊपरी तथा निचले किनारे पर द्रव कणों की गति में अधिक अंतर नहीं है और इसके केंद्र पर कणों की गति औसत गति मानी जाती है तो इसे छोटा आरएफिस कहते हैं। तो डेफिनेशंस आपका क्या बोल रहा है, डेफिनेशंस ये बोल रहा है कि मान लीजिए मैं आरएफिस को थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ, तो आरएफिस के ऊपरी, ये ऊपरी किनारा है और ये निचला किनारा है, तो इन दोनों किनारों पे द्रव जो होते हैं, जो द्रव के पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल्स है, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स है इस किनारे पे, तो इनकी जो वेग होगी v और इनका वेग हो जाएगा v1, तो इनके वेग में जो है कि अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तब इसको हम कहते हैं छोटा आरएफिस। यानी छोटा आरएफिस होगा तो ये जो दोनों पार्टिकल्स होंगे द्रव के, उनके वेगों में ज़्यादा का अंतर नहीं होगा और इसके केंद्र पर जो कणों की गति होती है औसत गति मानी जाती है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होता है उसके जो गति होती है उसको औसत गति मानी जा सकती है। तो इस तरह का जो आरएफिस होगा उसको हम कहेंगे छोटा आरएफिस। उसको क्या कहेंगे, छोटा आरएफिस। उसके बाद आता है बड़ा आरएफिस। तो बड़ा आरएफिस जो हो जाएगा इसका सेम उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो कि आरएफिस को मैंने इतना बड़ा बनाया तो यहाँ पे जो इसके ऊपरी किनारे पे और जो निचली किनारे पे जो द्रव के पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनके वेगों में अधिक का अंतर होता है। तो इस तरह का आरएफिस जो होता है बड़ा आरएफिस कहलाता है। और सेकंड ये डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन हमने आपको बता दिया है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में